नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियां और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई तकनीक के कारण सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती। दिल्ली में यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन। कहा, एशिया अफ्रीका में बढ़ रहा आतंकवाद का खतरा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। कमेटी गठित करने को दी मंजूरी। समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी समिति। चीनी निर्यात पर लगी पाबंदी 1 साल के लिए बढ़ी। बैन को अगले साल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना मकसद। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब। आवश्यक परियोजनाओं को छोड़ निर्माण काम और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी। प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरपी का तीसरा चरण लागू। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शंकर मथुसेमी थाईलैंड के खिलाड़ी को दी मात। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के मेंस डबल के फाइनल में सात्विक चिराग जोड़ी। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दिवाली की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कतर में एक सफल फीफा विश्व कप के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री कल गुजरात के वडोदरा में वायुसेना के लिए C-295 MV परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग सोमवार से चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसमें आर्मेनिया समेत मॉरिशस के अलावा करीब देशों के करीब 50 प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नदीमर्ग कश्मीरी पंडित नरसंहार मामले में शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया है। 1 दशक के बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी। हत्याकांड में 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सोमवार से शुरू हो रहे 4 दिवसीय सम्मेलन में देश की समुद्री सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करेंगे। इसमें यूक्रेन संकट और हिंद महासागर में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के कारण उत्पन्न हुई भू राजनीतिक उथल-पुथल पर चर्चा होगी। तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में CE-20 इंजन की उड़ान संबंधी परीक्षण किया गया। यह इसरो के सबसे भारी रॉकेट का इंजन है। बहुप्रतीक्षित उत्तर पूर्वी मानसून ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी है। तमिलनाडु में ज्यादातर बारिश उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान होती है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है। कनाडा सरकार ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस के 35 और नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसमें रूस के स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी गजप्रोम और 6 ऊर्जा क्षेत्र की संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक हमलावर ने प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के आवास में घुसकर उनके पति पॉल पेलोसी पर हमला कर दिया। फिलीपीन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के चलते कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हैं। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक के दूसरे दिन दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद आतंकवाद का खतरा निरंतर बढ़ रहा है, खासतौर से एशिया और अफ्रीका में। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले 2 दशकों में आतंकवाद से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद रोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास निर्मित महत्वपूर्ण संरचना विकसित की है। उन्होंने कहा कि खुले समाज के लोकाचार का इस्तेमाल आजादी, सहिष्णुता
और प्रगति पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। The UN Security Council in the past 2 decades has evolved an important architecture built primarily around the counter-terrorism sanctions regime to combat this menace. This has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism into a state-funded enterprise. Despite this, the threat of terrorism is only growing and expanding, particularly in Asia and Africa. विदेश मंत्री ने आतंकवादी समूहों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया मंच आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों की टूलकिट में प्रभावशाली उपकरण बनकर उभरे हैं। सदस्यों ने 26/11 चरमपंथी हमले में मारे गए और जिंदा बचे लोगों के साथ उनके परिजनों के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। In recent years, terrorist groups, their ideological fellow travelers, particularly in open and liberal societies, and lone wolf attackers have significantly enhanced their capabilities by gaining access to these technologies. They use technology and money, and most importantly, the ethos of open societies to attack freedom, tolerance, and progress. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने आतंकवादी समूहों द्वारा दुष्प्रचार के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की चुनौती से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। दिल्ली में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक को दिए एक संदेश में गुतारेस ने विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा दुष्प्रचार करने, संघर्ष भड़काने और युवाओं को कट्टर बनाने के लिए नई तकनीकों का दुरुपयोग किए जाने पर चिंता जताई। दिल्ली में आतंकवाद रोधी बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी परिषद की बैठक ने दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकृत किया है। सभी सदस्य देशों के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति सुनिश्चित करने की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी बैठक में एक बार फिर कहा गया है कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सर्वाधिक गंभीर खतरा है। संयुक्त राष्ट्र आतंक रोधी बैठक में आतंकी उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया सहित इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई गई। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों द्वारा मानव रहित हवाई प्रणाली के बढ़ते वैश्विक दुरुपयोग पर संयुक्त राष्ट्र आतंक रोधी बैठक में चिंता जताई गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, बैठक का विशेष रूप से भारत के लिए क्या महत्व है और इस बैठक के अगर हम विस्तार से देखें तो क्या मायने हैं? देखिए, जहाँ तक सिग्निफिकेंस या महत्व की बात है तो निश्चित तौर पे जो दक्षिण एशिया है और उस रूप में भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कोई भी बैठक हो रही है और यह बैठक इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लगातार यह बोलता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होना चाहिए और आज इस बैठक में शामिल तकरीबन सभी देशों ने स्वीकार किया कि भारत इस मामले में काफ़ी सक्रिय रहा है और कई देशों ने यह भी कहा कि भारत इस मामले में एक तरीके से नेतृत्व कर रहा है पूरी दुनिया का। तो यह एक अचीवमेंट रहा कि तकरीबन सभी देशों ने स्वीकार किया कि भारत आतंकवाद विरोध की गतिविधियाँ उसके बारे में सक्रियता के मामले में नेतृत्व कर रहा है। अचीवमेंट्स की बात है तो यह एक तरीके से कहें कि किस तरीके से जो आतंकवादी हैं वो नए तकनीक का इस्तेमाल न करें, जो आने वाली तकनीक है उसका इस्तेमाल न कर पाएं और कैसे उन्हें रोका जाए, इसके बारे में एक तरीके से कहें कि राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी वाद विवाद हुए और तकरीबन सभी देशों के अंदर इस बात की संवेदनशीलता थी कि आतंकवादी निश्चित तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी और उस रूप में कह सकते हैं कि वो तमाम जो सोशल नेटवर्किंग जो हैं हमारे उन सारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस तरीके से एक फायरवॉल ऐसा क्रिएट किया जाए, एक किस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया जाए जो आइडेंटिफाई करे कि यह जो है वो
आतंकवाद के उपयोग में आ रहा है और आतंकवादी इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें रोका कैसे जा सकता है। तो इस मामले एक कंसेंसस है। हालांकि कुछ प्रतिनिधियों ने इस बात को इंगित किया कि एंटी टेररिज्म जो मेजर्स लिए जाएं उसमें ह्यूमन राइट्स का, जो आम इंडिविजुअल है उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाए। तो निश्चित तौर पे इन दोनों को मिला के एक रणनीति बनी है और उसी रणनीति के तहत जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, हालांकि वो नॉन बाइंडिंग गाइडेंस है, लेकिन निश्चित तौर पे सारे देशों को इससे एक कह सकते हैं कि एक सलाह मिलेगा, एक कह सकते हैं कि उन्हें दिशा निर्देश मिलेगा, जिसका अमल करके अपने यहाँ से वे आतंकवादियों के हाथ में तकनीक जाने से रोक सकते हैं और आतंकवादी तकनीक का उपयोग ना करें, ताकि वो ना तो रिक्रूट कर सके नौजवानों को, न ही उनसे फंडिंग करवा सके। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेकअवे है। जी अखिलेश, आतंकवाद से निपटने का एक वैश्विक प्रयास किया गया, क्या लगता है आपको कि क्या ये पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ संवेदनशील बनाने के लिए कोई संदेश भेजेगा? बिल्कुल। दूसरी एक कह सकते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंस इस रूप में है कि इसके माध्यम से जो खास करके जो हमारे यहाँ सीमा पार आतंकवाद आता है पाकिस्तान की तरफ से, उनके यहाँ भी संदेश आया है कि भारत में जाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इस बात को महसूस किया और ख़ास करके कल जब उन्हें वहाँ मुंबई में ताज होटल के परिसर में दिखाया गया कि किस तरह से आतंकवादियों ने 26/11 आतंकवादी हमला किया था और उसके बाद वहाँ जो उसके शिकार जो लोग थे उनके परिवार के लोगों ने जब कहा, तो निश्चित तौर पे काफ़ी मर्माहत करने वाला क्षण था और उसका एक सेंसिटाइजेशन कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद को हुआ है और इस मामले में कह सकते हैं कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण रहा। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने हजारों युवा उम्मीदवारों को बधाई दी, जिन्हें विभिन्न ग्रेडों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात में रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसरों का सृजन का श्रेय राज्य की नई औद्योगिक नीति को दिया। અમૃતકાળમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે, 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે। હવે 2047 જ્યારે ભારતની આઝાદીના 100 વર્ષ થશે, આપણે આપણા દેશના 25 વર્ષમાં એટલો બધો આગળ લઈ જવો છે, એટલો બધો આગળ લઈ જવો છે અને મજા એ છે कि तमारो पण अमृतकाल से जीवननो। सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के मकसद से इसके निर्यात पर लगी पाबंदियों को अगले साल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। चीनी निर्यात पर लगी बंदिशें इस साल 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थी, लेकिन विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अब इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कच्ची रिफाइंड और सफेद चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियों को 31 अक्टूबर 2022 से आगे 31 अक्टूबर 2023 या फिर अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित बाकी सारी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ इस साल दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी रहा है। इस माह जनवरी 2023 में गन्ने और चीनी उत्पादन अनुमानों की एक बार फिर समीक्षा करेगा। गुजरात में इस वर्ष के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों ने अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण कार्य और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है
कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की गई है। इसके लिए उप समिति ने आज एक आपातकालीन बैठक की। आयोग ने बैठक के दौरान समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा की। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। The importance of microchips and semiconductors in the future of warfare. The drones have reached the battlefield. The future aerial combat will be both in terms of main platforms and in terms of small planes. In the last few years, the importance of the chip as a strategic weapon has increased. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज तेलंगाना के महबूब नगर कस्बे के धर्मपुर से फिर शुरू हुई। राज्य में यात्रा का आज चौथा दिन है। हरियाणा के 22 में से 9 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान और साथ ही जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के चुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को तथा सरपंचों और पंचों के लिए मतदान 2 नवंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा सड़क संगठन के तहत 4 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस सड़क के निर्माण से इलाके का विकास होगा। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए राज्य के लोगों द्वारा दी गई राय के आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा 4 नवंबर को करेगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की व्यवस्था पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की समीक्षा की। उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला विराजमान के दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सुबह आधा घंटा और शाम के दर्शन का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में बैंक, कॉरपोरेट और अन्य व्यवसायों को स्थापित और विस्तारित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। व्यवसायों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्र की आयुष्मान भारत और राज्य की हिम केयर योजना का लाभ लाखों लोगों को मिला है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मवेशी तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और उनकी न्यायिक हिरासत अवधि को 14 दिन के लिए बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दिया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
इस्लामाबाद पुलिस ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए होटलों और अतिथि गृहों को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली रैली में हिस्सा लेने वाले उनके समर्थकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने से रोक दिया है। इमरान खान पाकिस्तान सरकार पर जल्द आम चुनाव कराने की तारीख घोषित करने का दबाव बनाने के मकसद से ये रैली निकाल रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने 28 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि उसने भी टेलीविजन चैनलों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं के भाषणों और रैलियों का सीधा प्रसारण न करने का निर्देश दिया है। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च लाहौर में लिबर्टी चौक इलाके से शुरू हुआ। पार्टी ने लाहौर के कई इलाकों में भी ताकत का प्रदर्शन किया। इस बीच इमरान खान ने कहा कि कोई भी पीटीआई के इस लंबे मार्च को नहीं रोक सकता और उनके इस्लामाबाद पहुंचने तक पार्टी समर्थक अगले आदेश का इंतजार करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र के COP27 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने मिस्र जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति वार्षिक अमेरिका आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 12-13 नवंबर तक कंबोडिया में रहेंगे, जिसके बाद वो G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए 13 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि 11 नवंबर को मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले COP27 शिखर सम्मेलन में बाइडेन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जारी वैश्विक लड़ाई को गति देंगे। वह जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अमेरिका द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को भी रेखांकित करेंगे। भारत के शंकर मुथुसैमी BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के मेंस अंडर 19 के फाइनल में पहुंच गए हैं। बता दें कि शंकर मुथुसैमी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में थाईलैंड के पैंटशाफोन तीरातसुल पर सीधे गेम जीत दर्ज की है और इसके साथ ही उन्होंने पुरुष अंडर 19 एकल फाइनल्स में जगह बनाई है। चौथी वरीयता प्राप्त शंकर मुथुसैमी ने 21-13, 21-15 से उन्हें हराया। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चोई सोल ग्यू और किम वोन हो की कोरियाई जोड़ी पर सीधे गेम में जीत दर्ज कर फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल फाइनल्स में प्रवेश किया है। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में खरना मनाया जा रहा है। इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्य देव की पूजा कर अपना उपवास खोलते हैं। शाम को प्रसाद लेने के बाद भक्त अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। श्रद्धालु छठ पूजा के लिए विभिन्न सूर्य मंदिरों में एकत्रित हो रहे हैं। विभिन्न नदियों, तालाबों और जलाशयों को घाटों को रूप में सजाया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन कल भक्त गहरे पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ ही छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। और फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हवाना अंतर्राष्ट्रीय बैले महोत्सव के साथ। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।